चलिए सीधा आपको भोपाल लिए चलते हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह और संगोष्ठी में सीएम डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं, सुनवाते हैं। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर राष्ट्रीय सम्मान समारोह में मंच पर विराजमान स्वनाम धन्य उत्कृष्ट विद्वान चित्रकार और सबसे बड़ी बात 12 साल तक डॉक्टर वाकणकर जी के साथ आपने काम किया। डॉक्टर यशोधन मठवाल जी, आपका स्वागत, अभिनंदन। इस अवसर पर उनके सुपुत्र डॉक्टर सुरेश मठवाल जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। सचिव पर्यटन इलयराजा जी, मैडम उर्मिला, आयुक्त पुरातत्व, इस अवसर पर आप सबको नमस्कार। आज का ये समारोह, वैसे तो हर कार्यक्रम का अपना एक मज़ा होता है, उसका आनंद है, लेकिन आज के इस आयोजन के लिए भी हमारे बीच सारे विद्वान दूर दूर से आए और आर्कियोलॉजी की दृष्टि से राग साहब का भी बहुत आत्मीयता है। आप भी विशेष रूप से दिल्ली से आए, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। माननीय नारायण जी और सभी स्वनाम धन्य सभी इस क्षेत्र की सिद्धहस्त हस्तियाँ यहाँ मौजूद है। वैसे विद्वानों के बीच में बोलना भी बड़े कठिनाई जाती है, लेकिन आज का कार्यक्रम ऐसा है कि वाकणकर जी से मेरा भी संबंध आया है और वाकणकर जी का कितने प्रकार से स्मरण करो, क्या एक व्यक्ति में कितनी प्रतिभा हो सकती है। और वाकणकर जी के उस सुदीर्घ अपने स्वर्णिम जीवन काल के अलग अलग मुकाम, अलग अलग पड़ाव, वो जो जुगलबंदी के माध्यम से उज्जैन की गाथा गाते गाते जो कल्पना की गई है, सितार वादन संगीत का उनका अपना बहुत अच्छा अनुभव, संगीत के जानकार, और कितने अलग अलग प्रकार के लोगों को उनके साथ जोड़कर उनके जीवन की दिशा बदल दी वाकणकर जी ने। मूर्ति कला, चित्रकला, पुरातत्व और संस्कृत, डोंगला, मूलतः वो उज्जैन के जंतर मंतर में पंडित पुरुषोत्तम जोशी जी के साथ जाकर के उनके संस्कृत सीखने का उनने अपना एक क्रम चालू किया। और पुरुषोत्तम जोशी जी ने एक काम बताया कि ये जो जंतर मंतर है अब यहाँ बना है भविष्य में, लेकिन अतीत के काल में ये अब यहाँ हो सकता है, पर वर्तमान के काल में अब ये पॉइंट यहाँ उज्जैन से खसक गया, आगे चला गया। और वाकणकर जी तो वो बात पुरुषोत्तम जी ने बताई, लेकिन इस बात को पकड़ करके फिर सालों तक 10-12 साल तक हजारों गांव वालों को निकाल करके वाकणकर जी ने वो स्थान के लिए, जैसे आज जीपीएस बना है ताकि ये पॉइंट मालूम पड़ जाए, अब ये कल्पना ऐसी थी कि पृथ्वी मान लो एक बाल है, उस पर 2 धागे लगाओ, एक ऐसे और एक ऐसे, ये यामोत्तर रेखा हो गई और ये मध्यव्रत रेखा हो गई, दोनों का क्रॉस बिंदु जो है ये सेंटर पॉइंट है पृथ्वी का, और ये सेंटर पॉइंट आगे पीछे खसकता है। तो ये खसकते हुए उज्जैन से लगभग 30-35 किलोमीटर दूर चला गया है उत्तर की दिशा में। अब ये बोलना और बताना सरल है, लेकिन इसको सिद्ध करना बड़ा कठिन है। और 21 जून 22 दिसंबर को सबको गांव के अंदाज से काम करा रहे हैं, तो 1, 2, 3, 4 ऐसे नहीं, कम से कम 2500 गांव में लोगों को, हजारों लोगों को दिन में 12 बजे सब अपनी अपनी कागज पे लेकर के सूर्य कब अपनी कक्षा एक तरह से मध्य में ला रहा है, वो निशान बना बना करके लोग कागज पे, हजारों कागज इकट्ठे हो जाते थे और वो हजारों कागज लेकर के फिर अपने पास आते, फिर महीनों उसमें ढूंढते कि वो शुद्ध कहाँ है, शुद्ध कहाँ है। और ये एक दिन नहीं, साल में 2 बार में हजारों कागज निकालते निकालते अंततः वाकणकर जी ने इस बात को निकाला कि ये डोंगला नामक स्थान है, जहाँ वर्तमान का ये शुद्ध समय का पॉइंट जो उज्जैन में था वो खसक के वहाँ पहुँचा है। अब ये अपने आप में ऐसी बात है। अब जनार्दन नेगी आज के समय में पुरातत्व के और खास करके
इस पूरी चीज़ों को जानकार भी है। और वैसे वो उन्होंने कहा कि ये पॉइंट बगैर साइंस के कैसे खोज सकता कोई आदमी। तो ये उसी प्रकार से जैसे पुरातत्व की दृष्टि से हमारा भीमबेटका का असामान्य टीला देख करके वाकणकर जी जा तो रहे थे शायद होशंगाबाद नर्मदापुरम तरफ, और रास्ते में ही रेल से उतर गए कि नहीं मेरे को तो यहीं जाना है। और उस भीषण जंगल में, तब आज भी वो थोड़ा चुनौती का है, लेकिन उस दौर में आपने तो समय निकाला ही है कि इतने समय तक अपने जंगल के उस कठिनाइयों के बावजूद भी, लेकिन ये वाकणकर जी ही कर सकते। सच में उनके नाम पर आपको मडवाल जी ने बताया कि डॉक्टर साकल्य जी ने बताया कि ये वाकणकर जी ने पीएचडी करी है इस पे, तो वो चित्रों के ऊपर, और चित्रों के आधार पर आपको पीएचडी करने के लिए टॉपिक दे करके भेजा। तो ये, और इतने लंबे समय तक मैं वाकणकर जी का राजनीतिक दृष्टि से भी एक उनका विशेषता बताता हूँ। ये अलग अटपटी बात है, लेकिन ये बात भी सही है। वाकणकर जी का उज्जैन का अनुभव मेरा उनसे बहुत अलग अलग प्रकार का, विद्यार्थी परिषद में भी उन्होंने काम किया, संस्कृति खासकर वो कला संस्कृति को लेकर के तो पूरा जीवन है ही है। लेकिन नगर निगम में वार्ड उनका 44, जहाँ पार्षद लड़ाए थे प्रकाश चित्तौड़ा जी को, और चित्तौड़ा जी को चुनाव लड़ाया तो वाकणकर जी ने एक एक घर की गिनती की, एक एक घर में कितने वोट हैं और उसकी लिस्ट बना, और उसमें अपनी पार्टी को कौन देगा और अपने खिलाफ कौन है, इसका हिसाब भी चुनाव के पहले बारीकी से लगा कर। और ये मेरे लिए बड़ा अच्छा अनुभव, जो मैंने बाद में मुझे साइंस कॉलेज में काम आया, तो बारीकी से रखते रखते जितने चुनाव में वोट जिस दिन डलेंगे उसके 2 दिन पहले हिसाब लगाया कि अपन इतने वोट से यहाँ जीतेंगे, जो यहाँ कोई हरा नहीं सकता अपना। तो ये वाकणकर जी का ये जो अपना आकलन है, पूर्वानुमान है कि अब मशीन में वोट डल जाए तो समझ में आए, गिनती हो जाए, लेकिन वोट डले ही नहीं, और एक वार्ड के अंदर का भी हिसाब कितना बारीकी से रख ले। और ये कला को कैसे समर्पित है कि सच में जो जुगलबंदी के माध्यम से बता रहा है कि आज पूरे मालवा के कई कई गांवों में, मैं अगर कहीं से भी शुरू करता हूँ, हमारे यहाँ बोरेश्वर महादेव है दंगवाड़ा का, वहाँ गांव गांव में लोग वाकणकर जी आए थे, वैसा लगा सब पुरातत्व के प्रति उनने एक तरह से आंदोलन जागृत कर दिया। कहाँ कहाँ कैसे कैसे जहाँ मिल जाए, और कितने बड़ा पत्थर हो उठा के लाने की कोई गुंजाइश नहीं, तो अपने कंधे पे रख के चले आ रहे हैं। और घर तो ऐसा कर लिया था जगह जगह, वास्तव में वो हीरे मोती से बढ़कर समझते थे वो सारी चीज़ों को अपने पास के संकलन में। आज कई प्रकार से, जैसे उदयन की कथा बताने की उन्होंने बात कही, वो उदयन का चाणक्य खासकर प्रद्योत का काल, जब वो जेल तोड़ करके गए थे, उस काल से लगा करके विक्रमादित्य का, भोज का, हर काल के मामले में वाकणकर जी ने इतिहास में भी उतने आनंद के साथ अपने से बात करते करते भी जब सुनाते तो ऐसा लगता वो काल जीवंत तो हो गया। राजा भोज के काल की, उनकी अपनी युद्ध कला के दरमियान की सारी गाथाएं, तमाम प्रकार की बातें। सच में आज का ये दिन अद्भुत है, जब 30,000 साल पुराने, और यूँ तो लाखों साल पुराने ऐसे उत्खनन के इस बड़े क्षेत्र में उन्होंने जो काम करके दिखाया। वाकणकर जी ने महेश्वर, मंदसौर, नावदातोली, इंद्रगढ़, मनोटी, आवरा, कायथा, आज़ादनगर, इंदौर, दंगवाड़ा, रुनीजा, ऐसे कई जगह उत्खनन और अध्ययन का कार्य किया है। खास करके सरस्वती की नदी कोई मिथक नहीं है, एक वास्तविक नदी है, जिससे राजस्थान, हरियाणा, गुजरात के क्षेत्रों का संरक्षण करते हुए जो आज की घग्गर और हकरा नदी प्रणाली ही प्राचीन सरस्वती का अवशेष मानी जाती। मैं मान के चलता हूँ कि उनके भारत, यूरोप, अमेरिका में 4000 से अधिक शैल चित्रों की खोज और अध्ययन करके जिस ढंग से उनने काम किया, और वो दौर है कि जब एक तरह से वैचारिक रूप से भी वो छिपाते नहीं थे कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक है। और उस आपातकाल के दौर में इंदिरा गांधी जी ने उनको पद्मश्री अनाउंस किया। ये भी हमारे लिए उस दौर का, और दोनों दल कोई भी हो, लेकिन उनकी उस चुनौती के काल में भी, और वो घटना भी बड़ी जोरदार है। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष चल रहा है। ये भी स्मरण करना पड़ेगा कि जब प्रकाश चंद्र सेठी जी ने आके बताया, वो उज्जैन के ही थे,
मुख्यमंत्री थे कि वाकणकर जी आपको पद्मश्री मिली है, आपको दिल्ली पद्मश्री लेके जाना है, आना है आपको। तो लेने जाने के लिए जैसे वाकणकर जी का स्वभाव था कि मैं तो अपने गणवेश में जाऊँगा, हाफ पैंट पहन करके उनको देना हो तो दे, नहीं देना हो तो मत दे। सेठी जी उलझन में पड़े कि ये कौन सा संकट है। अब जिस संघ पे प्रतिबंध लगा दिया उसकी गणवेश पहन के आप पुरस्कार लेने जाओगे तो फिर वो देना कि नहीं देना। लेकिन वाकणकर जी ने कहा उनकी इच्छा हो तो दो, नहीं तो मत दो। बड़ी मुश्किल से वाकणकर जी इस बात के लिए सेठी जी ने उनको तैयार किया कि एक काम करो, संघ की टोपी लगा लो, बाकी का तो आप शुभ वेश पहन लो तो चलेगा, आप अपना, लेकिन टोपी चल जाएगी। वाकणकर जी का वो आग्रह, और वाकणकर जी ने वाकई संघ की काली टोपी लगा करके पद्मश्री ली। ये भी उस दौर में जब आपातकाल में हजारों लोग जेल में बंद है संघ के कारण से, लेकिन वाकणकर जी अपने विचारों के लिए कैसे प्रतिबद्ध है। सच में उनकी जितनी बात करो उतना कम है। इसीलिए हमारी सरकार ने उनके सम्मान में जहाँ भीमबेटका है, ये रातापानी अभयारण्य डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर के नाम पे करने का निर्णय किया है। हमें इस बात का आनंद है। हम इस तरह से उनके उस योगदान को स्मरण भी कर रहे हैं, और ये एक तरह से फॉरेस्ट के लिए भी उनका नाम गया। अभी जंगल वाले क्षेत्र में वाकणकर जी बचे थे, तो उनके कामों के आधार पर वो सब क्षेत्रों के साथ साथ वन विभाग में भी उनका काम का उल्लेख उनके नाम से जाना जाएगा। मैं मान के चलता हूँ, आज जब मैं यशोधर मठपाल जी की बात करता हूँ तो इनके शैल चित्रों की कला, योगदान वाकई अद्भुत है। आपने विशेषकर भीमबेटका, शैलाश्रय, उत्तराखंड के बारेछिन, केरल में गहन अध्ययन किया है। मध्य प्रदेश के पुरातत्व, कला, संस्कृति में भी आपने योगदान दिया है। आपके कार्य और शोध अपने लिए, हम सबके लिए एक अलग प्रकार का एक तरह से गौरव करने वाला भी है। मानव संग्रहालय में भी आपने काम किया है, और अपने बलबूते पर उत्तराखंड के अंदर भी एक बड़ा संग्रहालय स्थापित निजी स्तर पे किया है। मैं आपका भी वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सच में मध्य प्रदेश सरकार आपके माध्यम से गौरवान्वित होती है, इस नाते से कि जब हम आपसे इस तरह के इस पूरे आयोजन के साथ आपको सम्मानित कर रहे हैं, तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। जोरदार अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। नरेंद्र मोदी जी के भी इतने प्रकार के काम है, इतने सारे तरीके से सोचते हैं, क्या क्या कैसे कैसे करते हैं, अपनी आंखों के सामने दिखाई देता है। चमत्कार का चमत्कार तो सरकार बनाने का ही है। कोई सोच नहीं सकता था कि अपने बलबूते पर अभी तक 30 साल से जो गठबंधन की सरकार बनती आई थी, 2014 में अपने बलबूते पर एक दल की सरकार पूर्ण बहुमत की बनाने का, आज़ादी के बाद अपोजिशन का उनका रिकॉर्ड भी भारत के लोकतंत्र का बड़ा रिकॉर्ड है। ये हमारे लिए 2014 का, और जिसने एक बार सरकार बनाई, दूसरी बार वो दौर ऐसा था कि टिकते ही नहीं थे। बड़ी मुश्किल से 24 दलों से सरकार अटल जी ने शुरुआत की थी, लेकिन उस मिथक के बाद मनमोहन सिंह जी ने भी यूपीए की सरकार बने, लेकिन मोदी जी ने न केवल 14 में बनाई, बल्कि 14 तक बनते बनते 19 में उन्हें पाकिस्तान को घर में घुस के मार करके हमारे देश के दुश्मनों से, आतंकवादियों से निपटने का तरीका भी भारत का कैसा होना चाहिए, ये नया दौर दिखाया। माननीय मोदी जी को धन्यवाद एक तरह से उस दौर के लिए। जब हम कला, संस्कृति, इतिहास, पुरातत्व ये सब की बात करेंगे तो ये कामों के साथ साथ एक पुरातत्व का भी बड़ा काम कर रहे हैं। वो बड़ा काम ये कि आज से 1000 साल पहले 11 जनवरी 1000 साल पहले जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पे अपने ढंग से हमारे आराध्य को, मंदिर को ध्वस्त करने का उस समय के इतिहास का एक कलंक लगा था, और बड़ा खराब घटनाक्रम था। और तमाम प्रयास के बाद में भी हमारे लोग उस मंदिर को बचा नहीं पाए, बड़े पैमाने पे बलिदान हुए। लेकिन हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि वो 1000 साल पुराना घटनाक्रम जब हमारी संस्कृति को मिटाने वाले कहाँ से आए, और आनंद इस बात का कि वही हमारा द्वारका का और वही हमारा सोमनाथ का समुद्र किनारे का अद्भुत स्थान,
और सोमनाथ का मंदिर आज आकाश से बातें करते हुए वही विद्यमान है। जोरदार अभिनंदन करें माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल के माध्यम से देश ने आज़ादी का सूरज देखा और हमने अपने सोमनाथ को भगवान के रूप में वहाँ पा करके उस 1000 साल के बाद भी, जो इकबाल ने कहा है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, यूनान मिस्र रोम मिट गए दोबारा नहीं बन पाए, लेकिन भारत में वो दोबारा बन के खड़ा हुआ है। मिटाने वाले मिट रहे हैं लेकिन हम अपनी जगह खड़े हैं, इसलिए 1000 साल का वो संघर्ष पुनः गौरवान्वित कर रहा है। और न केवल सोमनाथ में, वो अयोध्या में भी भगवान राम को मुस्कुरा करके देखते हुए हमारा गौरव का और गर्व का मौका दे रहे हैं। और न केवल वहाँ, हम तो आनंद में है जब बाबा महाकाल के महालोक का भी आनंद आ रहा है, जो परवर्ती काल में 300 साल बाद इल्तुतमिश के समय ध्वस्त हुआ था, वो मंदिर भी पुनः बना हुआ है। बल्कि भगवान का परिवार महालोक के माध्यम से भगवान कृष्ण के समान भगवान महादेव की भी गाथाएं गा रहा है। इसी के साथ बनारस का आनंद भी आ रहा है। तो माननीय मोदी जी ने कल से शुरुआत करने का निर्णय किया है कि वो 1000 साल के संघर्ष के बाद में भी सोमनाथ हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में सर्वाधिक आराध्य है, इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर उसका उत्सव मनाने का निर्णय किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि उससे 2 दिन पहले हम अपने साथ यहाँ ये सम्मान वाकणकर जी के उस अप्रतिम योगदान के बलबूते पर ऐसे स्वनामधन्य विद्वान को दे रहे हैं। और उसी अवसर पर मध्य प्रदेश कल्चर और धर्मस्व विभाग द्वारा हम उज्जैन में भी 14 तारीख से बड़ा पर्व महाकाल उत्सव का मना रहे हैं कि हाँ, हमारे लिए सोमनाथ महाकाल भगवान के उस दौर के साथ साथ ये कला संस्कृति के भी बड़े बड़े प्रमाण हैं, जिनके माध्यम से आस्था हमारी मजबूत होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ऐसे सारे आयोजन में आज के इस अवसर पर पुनः आपका वंदन करता हूँ। 1-2 जानकारी छोटी छोटी दे करके, वाकणकर जी ने जो उज्जैन में यूनिवर्सिटी में विक्रम में संग्रहालय चालू किया था, बाद में विक्रम कीर्ति मंदिर भी बना था, जो हमारे पंडित व्यास जी महाराज ने उस पर सूर्यनारायण व्यास जी ने बनवाया था। तो हमने वो संग्रहालय भी अच्छा करा दिया, विक्रम कीर्ति मंदिर भी अच्छा कराना है, और संग्रहालय को बिल्कुल आधुनिक यंत्रों के साथ उनकी सारी सहेजी हुई सामग्रियों को संरक्षित करते हुए। तो मठपाल जी से निवेदन करूंगा कि यहाँ के बाद उज्जैन भी वहाँ देखते जाना। हमने आपकी पूंजी को और बढ़ाने का ही काम किया, अच्छा करने का काम किया, उसमें किसी प्रकार से कोताही नहीं। आपको प्रसन्नता होगी आज के दौर में एक संग्रहालय और कितना अच्छा हो सकता है, वो सब करने का प्रयास कर रहे हैं। पुनः आपका वंदन अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वचनों से हम सभी अनुग्रहित हुए। अब संचालनालय पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान जो दिलवाई है, उसी के लिए आज यह आयोजन ज्ञान और सम्मान का एक अद्भुत संगम रहा। इस कार्यक्रम की सफलता के लिए और यहाँ पधारे सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करने के लिए मैं मनीषा शर्मा, संयुक्त संचालक पुरातत्व अभिलेखागार एवं